हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस के सीखने का सिलसिला जारी था। रोज रात 8 बजे 15 से 20 मिनट के दौरान हम उन क्वेश्चनों को यहां से डिस्कस करना शुरू किए थे जो पिछली राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं में आप लोगों को पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वहां ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं और राजस्थान पुलिस की परीक्षा में तो होने ही वाले हैं। और इसी प्रकार हमने यहाँ से बहुत सी क्लासें पहले पूरी की हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप उन सभी क्लासों को जो हमने पहले पूरा किया है उन सभी क्लासों को आप एक सिलसिलेवार तरीके से देखते आइएगा, जिससे कि कुछ जुड़ाव की चीजें हैं वो आप लोग वहां से समझ सके। और दोस्तों आज हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 141 और एक आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी बने हुए थे मेरे साथ तो कुछ जुड़ाव का एक आध क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, वहां भी मैंने इससे रिलेटिव बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या न घटता है न बढ़ता है या अनिश्चित होता है। ऐसे ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इनमें चुनाव करना था हमारे को सही विकल्प का। तो जंग लगने पर देखो जंग लगती कैसे है। कोई भी लोहे की जो वस्तु होती है, इस लोहे की वस्तु को लोहे की वस्तु पर जंग कब लगती है, जब लोहे की वस्तु ऑक्सीजन और नमी यानी कि जल के संपर्क में आए, तब जाकर उस पे एक भूरे रंग की परत जमने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, जंग या रस्ट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O होता है। तो ये जंग का सूत्र होता है जिसे फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। जंग जो होती है इसे जंग को दोस्तों क्या कहा जाता है, फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या, फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो देखो यहां से दो चीजें आप लोगों को नोट करनी थी कि जंग लगने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन और किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जल की जरूरत होती है। ये आपको रेलवे के पेपर में पूछे गए सवाल हैं कि किसी भी लोहे की वस्तु पर जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारक दो होते हैं, एक तो होता है कौन, ऑक्सीजन, और एक होता है क्या, जल। इसके फलस्वरूप हमारे पास बनता है उस पे एक भूरे रंग की परत जिसे फेरस ऑक्साइड या जिसको जंग कहने लगते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2 होता है। और किसी भी लोहे की वस्तु पर जंग लगने पर उसका भार हमेशा इंक्रीज होता है, कहने का मतलब बढ़ता है। आगे से ध्यान में रखिएगा कि किसी भी लोहे की वस्तु को यदि हम जंग लगती है तो उस जंग लगने पर उसका क्या होता है, भार बढ़ता है। कई बार हमारे घर जो होता है कबाड़ी वाला आता है, उस कबाड़ी वाले को जंग लगी हुई यदि कोई वस्तु हम उसको देते हैं तो पहले वो जंग को हटाता है, फिर अपनी तराजू में उस वस्तु को रख के उसके बराबर कुछ ना कुछ हमें सामान देकर जाता है। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। और किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस लोहे की वस्तु पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, यसद लेपन कहलाता है। यह रेलवे के पेपर में तो हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि जिंक या जस्ते की परत लोहे पर चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। इसी का दूसरा नाम होता है गैल्वेनाइजेशन होता है। चलिए तो इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देखते हैं हम हमारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या आने वाला है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम में आपको 2003 में पूछा गया था। आगामी एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ रिलेटिव बातें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उन गैसों के कारण पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान होता है किसका, CO2 का होता है, फिर होता है CH4, फिर होता है CFC। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए योगदान रखती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में किसका, CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मेथेन का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। तो यहां से हमारा सही विकल्प होता सी, हमारा यहां से सही विकल्प होता। ऐसा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख ही रहे होंगे। और दोस्तों हमारा ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो अपने अन्य साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
दीजिएगा। और लाइक शेयर तो आप लोग करते ही होंगे, वो तो आपका कर्म है, वो आप बगैर कहे ही करते हैं। और यूं ही आप लोग प्यार मेरे साथ 8 बजे बांटिएगा, रोज रात 8 बजे इसी प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहां से जोड़िएगा। सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो का कार्य होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शंस बड़े होने के कारण कई बार हम परीक्षा में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं तो उस क्वेश्चन से हम डरने लगते हैं। जितने बड़े ऑप्शंस होते हैं वो उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। तो डायनेमो का कार्य मैंने आपको बताया कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल यहां हमारा ए विकल्प यहां से राइट जवाब होता कि डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए तो इसी क्रम में हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के लिए जाना जाता है कौन, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने 144 नंबर का है, इसका राइट जवाब यहां से क्या रहने वाला है। जैसा कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहां से सही जवाब क्या रहने वाला है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन, एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो हमारा ए विकल्प यहां से सही जवाब होता। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जो था वो उसे मिसाइल मैन कहते हैं। वर्गीज कुरियन, इसको भी हमने पहले की पिछली क्लासों में चर्चा में लाया था हमने कि वर्गीज कुरियन से रिलेटिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्गीज कुरियन को हम लोगों ने कहां पढ़ा था और इससे रिलेटिव हमने कौन सी बात को पढ़ा था। फटाक से इससे रिलेटिव बात को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्गीज कुरियन को हम कहां पढ़ते हैं, किसके लिए जाना जाता है। कहने का मतलब जैसे हरित क्रांति से संबंधित जाना जाता है ना एमएस स्वामीनाथन को, उसी प्रकार से वर्गीज कुरियन को भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा होगा। यदि रोज इस 15 से 20 मिनट के सिलसिले में मेरे साथ आप लोग जुड़ते होंगे तो इस प्रकार की बातों से आप पहले से ही रूबरू होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी प्रकार एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। जेल प्रेरी के पेपर में पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन था ये, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ का मतलब होता है फैलाव। प्रत्यास्थ का मतलब दोस्त क्या होता है, फैलाव होता है। दिए गए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शनों में हमें चुनाव करना था कि सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता किस में होती है। तो कांच में तो होती नहीं, ए विकल्प बार हो गया है। हाथी के दांत की गोली, ये भी बार हो चुका है। दो चीजें बची हैं, एक तो रबर बचा है और एक बचा है इस्पात। लेकिन रबर को हम फैलाते हैं तो ये वापस पहले वाली अवस्था में आ जाता है अपनी, जैसे इसको छोड़ते हैं तो। लेकिन इस्पात में सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता होती है, मतलब प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। सी विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होता। तो आप लोग ऐसा समझ ही पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार कुछ एक आध क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, उन क्वेश्चनों को पूरा करते हैं। जैसा कि हमारे को दिया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसको प्रदान किया जाता है। क्वेश्चंस का लफड़ा क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चंस ये कहने चाहता है कि पर्यावरण में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्रति कुछ ना कुछ मार्क या चिन्ह प्रदान किया जाता है, मार्क या चिन्ह प्रदान किया जाता है। उसके बारे में पूछा गया है कि पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसके लिए इको मार्क क्या, मार्क क्या होता है। वो दोस्तों होता है क्या, इको मार्क होता है। जैसे कि बात करें हम किसके लिए, हॉलमार्क के बारे में बात करें ना, तो जो कीमती आभूषण होते हैं, इन आभूषणों की जो गुणवत्ता होती है, उस गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, जो प्रतीक उन्हें दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है हॉलमार्क। तो ये तो किससे संबंधित दिया जाता है, आभूषणों को दिया जाता है और उन आभूषणों की गुणवत्ता बताता है कौन, उसका हॉलमार्क। बात करें किसकी, रगमार्क की यदि बात करें तो कृषि जो उत्पादक होते हैं, खेती से जो हमें उत्पाद मिलते हैं, ये उसको प्रदान किया जाता है।
कृषि उत्पादकों से संबंधित होता है कौन, रगमार्क। एगमार्क की बात करें तो एगमार्क जो होता है दोस्तों, एगमार्क होता है जो खाद्य उत्पाद होते हैं, इन खाद्य उत्पादों को प्रदान किया जाता है, खाद्य उत्पादों से संबंधित होता है। किनसे संबंधित होता है, खाद्य उत्पादों से संबंधित होता है। तो ऐसे चारों ही विकल्पों के बारे में आप लोग जाने होंगे। ये तो पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाई जाती उनको दिया जाता है इको मार्क, आभूषणों को दिया जाता है हॉल मार्क, और जो कृषि उत्पादक होते हैं उनको रग मार्क, और जो खाद्य उत्पादक होते हैं उनको दिया जाता है दोस्तों क्या, रग मार्क दिया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया है। हो सकता है आगामी एग्जाम में आप लोगों को इसी क्वेश्चंस को किसी दूसरे फॉर्मेट में देके पूछा जा सकता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चंस और आप लोगों के सामने दिया गया है। पानी में नमक मिलाने पर उसका, पानी में नमक मिलाने पर उसका क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। यदि पानी के बारे में जाने तो पानी का एक तो होता है गलनांक बिंदु, क्या होता है, गलनांक बिंदु। एक होता है उसका जमाव बिंदु, जमाव बिंदु, जमाव बिंदु होता है। पानी का जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक या गलनांक बिंदु होता है पानी का कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसे ही हम उसमें पानी में नमक मिलाते हैं, जैसे कि कई बार आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जब हम आलू वगैरह की सब्जी बनाते हैं तो आलू को उबालते समय उसमें पहले कुछ मात्रा में नमक मिला देते हैं जिससे वो जल्दी उबल सके। कहने का मतलब जैसे ही पानी में हम नमक मिलाते हैं तो उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों, उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है। यह विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग का कारण क्या है। एनीमिया रोग के बारे में पूछा गया है कि जो हमारी आरबीसी जो होती है दोस्तों, इस आरबीसी में पूरी की पूरी आरबीसी में क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम पर 100 ml होती है। यदि हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए, और ये परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम पर मोल होती है। पूरी की पूरी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही हमारे शरीर में इस आरबीसी की कमी होती है, इस आरबीसी की कमी होती है तो ब्लड की क्या होने लगती है, कमी। और इस आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन, इस प्रोटीन में एक धातु पाई जाती है, कौन सी, लोह धातु। तो देखो यहां से 3 तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जा सकता है कि आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया कहलाता है, और लोहे तत्व की कमी होना वो भी क्या कहलाता है, एनीमिया ही कहलाता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। खून कब कम होगा, जब आरबीसी कम हो जाएंगी। खून कम होगा जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी होगी। खून कब कम होगा, जब लोहे तत्व की कमी होगी। इन चीजों को इस प्रकार से रिलेट करके ध्यान रखें तो यहां से हमारा सी विकल्प यहां से राइट जवाब होता। बाकी आयोडीन के बारे में बात करें तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, वहां थायराइड जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो आयोडीन के द्वारा संश्लेषित होता है। तो आयोडीन की जैसे ही कमी होती है तो हमारे गलगंडी या गेंगा रोग होने लगता है। और यहां से सी विकल्प के बारे में जान ही चुके हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक आसान सा सवाल है कि पेंसिल का लेड जो होता है वो किसका बना होता है। पेंसिल लिखने वाली जो हम ऐसे गावड़ियों की भाषा में कहते हैं ना रूल, उस रूल को कहते हैं हम पेंसिल। और इस पेंसिल का जो लेड होता है, मतलब बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, जो अपने को चमकीला दिखाई देता है, जिसमें अपन लिखने के लिए काम में लेते हैं, वो किसका बना होता है। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। पेंसिल का लेड दोस्तों बना होता है किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और ये तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया सवाल है। चाहे से आप रेलवे का पेपर उठाइएगा, चाहे से पुलिस का पेपर उठाइएगा, बहुत से पेपरों में इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। तो वो आप लोग जान चुके हैं किसका बना होता है, ग्रेफाइट। और इस ग्रेफाइट की एक खास बात और होती है, ये ग्रेफाइट
ग्रेफाइट क्या होती है दोस्त? अधातु होती है। क्या होती हैं? अधातु। और आवर्त सारणी में उपस्थित सभी जो अधातु होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या होती है? कुचालक, मतलब धारा नहीं बहती हैं, लेकिन एकमात्र अपवाद होती है कौन? ग्रेफाइट, जो अधातु होने के बाद भी विद्युत का चालक करती है। क्या होती है? विद्युत का क्या करती है दोस्तों? विद्युत का चालक करती हैं। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि उस एकमात्र अधातु का नाम बताइएगा जो क्या करती है? विद्युत का क्या करती है? चालक करती हैं। तो एकमात्र ऐसी अधातु कौन? ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या करती है? चालक, जबकि सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम यहां से अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और अंतिम क्वेश्चन भी दिया गया है। क्या? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है मिट्टी को। ये पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया था। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला है, कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है। तो सही जवाब का चुनाव करते तो हमारा यहां से सही जवाब होता प्लास्टिक। क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिक। प्लास्टिक को यदि हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चंस पे आप लोग बने होंगे मेरे साथ, एक पूरे ध्यान के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो में मेरे साथ सफर किए होंगे। तो आज के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे वो सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग तक पहुंच चुके होंगे। और इसी प्रकार रोज रात 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से साइंस को इस खूबसूरत से सुहाने सफर में हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में यहां से सीखने का प्रयास रोज करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और अपने अन्य साथियों को भी यहां से जोड़िएगा। आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।